तो इसमें भारत के लिए विन विन सिचुएशन है कि एयरबस भी जा रही है, फ्रेंच जो जहाज बनाते हैं, और वहां पे बोइंग भी जा रहा है। नारी शक्ति का नाम दिया था, और उसमें तकरीबन एक दस्ता जिसमें सारी खवातीन, नेवी से, आर्मी से, एयरफोर्स से, एक तो वो दस्ता था। फिर उसके बाद 250 के करीब खवातीन ने मोटरसाइकिल के ऊपर आके अपना शो दिखाया। अब वो नारी शक्ति जो है, जिसको वुमेन एम्पावरमेंट कहा जा सकता है, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी मूव थी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, तो 51% से ज्यादा पॉपुलेशन को हमने पर्दों में डाल के छुपा रखा है, और उनसे हम काम नहीं ले रहे। रिपब्लिक डे के ऊपर पहली इनविटेशन जो बाइडेन साहब को आई थी, लेकिन एक दो वजूहत, एक तो उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी, दूसरा इस वक्त अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप जो है वो कुछ फासलों पर है, एक दूसरे से दूर हैं। इस वजह से फ्रेंच प्रेसिडेंट वहां पे आए, एमानुएल मैक्रों, लेकिन मेरे ख्याल में वो भारत के लिए ज्यादा बेहतर रहे। उसकी वजह ये है, और फ्यूचर के अंदर क्योंकि भारत की तवज्जो अफ्रीका में और असला मैन्युफैक्चर करके अफ्रीका और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को बेचने का प्रोग्राम है उनका। फ्रांस और भारत के दरमियान मुश्तरक चीजें ये हैं कि वो अमेरिका के साथ हैं भी और नहीं भी, यही हाल है। फ्रांस जो है वो अमेरिका की अंधी तकलीद नहीं करता, और बिल्कुल इसी तरीके से भारत भी है जो वो अमेरिका की अंधी तकलीद नहीं करते। भारत का इस वक्त मैं जो बताना चाहूंगा उसको उन्होंने नाम दे रखा है स्ट्रेटेजिक अनाटमी, कि अपनी खुद मुख्तारी। लेकिन खुद मुख्तारी तभी होती है जब आपके पास मुआशी वसाइल मौजूद हो। इस वक्त भारत के 600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एसेट्स मौजूद हैं उनके, तरक्कियों में है, इकानमी 7.7-7.8% पे जा रही है। मियाँ साहब ने अपनी 70 साल की एज में यह भी नहीं देखा कि आपको गुची की टोपी पहन के जाना चाहिए था। मैडम इस वक्त जा रही हैं, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा के जाती हैं, फर के कोट पहन के जाती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के जाते हैं। जो सामने खड़े वाले होते हैं उनकी महीने की इनकम 20-20 हजार रुपए। तो कौम ऐसे तो जाके टर्की के पास समुद्रों में ऐसे ही तो नहीं डूब रहे ना, वो ऐसे तो नहीं भाग रहे, इसी तरह तो नहीं खुदकुशियां हो रही। क्योंकि उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे जो हैं, उनके लंच $55 डेली के करते होंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से आप तबाह हो रहे हैं। जिसके आप देखें अपने रूलिंग एलीट के खर्चे टोरंटो में, अमेरिका में और यूके के अंदर, उनकी ट्यूशन फीसें देखें आप। मैं ट्यूशन फीसों को छोड़ें, मैं शाक हूं कि मियाँ साहब एक जलसे में गए हैं, उन्होंने गुची की टोपी पहन रखी थी। किसी ने उसको जब चेक किया है तो उसकी 1.5 लाख रुपया कीमत थी। कि इनको यह भी नहीं पता कि कम आप एक गरीब लोगों के आप लीडर हैं। आप उस मुल्क के लीडर बनने की कोशिश करके हैं जिसका ना कोई मुस्तकबिल है, ना जिसके मुआशी हालात हैं। कर्ज, वाहिद कंट्री पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके कर्जों का सूद लेने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते हैं, और उनके जो फ्यूचर मुस्तकबिल के जो उनके वजीर आजम है, वो गुचियां और वो गुची और उसको फर के जैकेटें पहन के जा रहे हैं, और जो जिन गाड़ियों में जाते हैं वो जरा कभी आप देखें। पता नहीं किस तरह इनके जमीर ये गवारा कर पाते हैं कि गरीबों के साथ खड़े होकर उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाना। ये अक्लमंदी है क्या? आपको 50-50 लाख की घड़ी पहन के जाना चाहिए गरीब लोगों की, जिनकी इनकम महीने की 20 से 25 हजार रुपया है। लेकिन फिर इसमें शायद इसी वजह से कहते हैं जिस तरह की कौम होगी उसी तरह के हुक्मरान तारी कर दिए जाएंगे। ये आपके मजहब में लिखा गया और मैं इस पर बिलीव करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैय्यर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मौसम का हाल बताएं कि कैसा है? यहाँ पे तो ठंड चल रही है, आपकी तरफ कैसी सर्दी चल रही है? शाजिया, यहाँ पे आज बारिश हो रही है, और जो बर्फ पड़ी थी काफी, वो एक तो टेम्परेचर हाई था, कल 60s में था, और आज जब बारिश हुई है सारी, तो वो सारी की सारी बर्फ पिघल गई है। अब इस वक्त यहाँ पे अमेरिका की खासकर खूबसूरती यही है कि जब बर्फ पड़ती है जिन ममालिक में भी, यूरोप में, तो पूरी की पूरी जो नेचर है वो हाइबरनेशन में चली जाती है। इसीलिए यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, ताकि क्योंकि उनको आराम का वक्त मिल जाता है। यहाँ पर तो बारिश के लिए लोग तरस गए हैं। कुछ बूंदें टपकी हैं इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर हुआ है, वरना सर्दियों में अभी तक बारिश नहीं हुई थी। तो दुआ कर रहे हैं कि बारिश कुछ बेहतर हो जाए। अगर बारिशें ना हुई तो महकमा मौसमियात और जो ज़रई माहिरीन है वो कहते हैं कि यहाँ पर खुश्क साली का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और खुराक की किल्लत भी हो सकती है। पहले ही आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान में जो ज़रई अजनास हैं उनके उगाने में काफ़ी हद तक अब कमी आ चुकी है। किसानों ने या तो अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश कर दी है, या
कोई और कारोबार ढूँढ लिए हैं जिसमें उनको कुछ प्रॉफ़िट हो सके और ज़िंदगी की गाड़ी चल सके। साहिर साहब आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडियन रिपब्लिक डे के हवाले से, इसके साथ हम बात करेंगे आलमी अदालत-ए-इंसाफ का जो फ़लस्तीन के हवाले से फ़ैसला उन्होंने जो सुनना है केस को, उसके हवाले से बात करेंगे और इसके साथ ही हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी शहरी के कत्ल के हवाले से। तो सबसे पहले मैं भारत के हवाले से बात करना चाहूँगी। भारत के रिपब्लिकन डे के ऊपर फ्रेंच प्रेसिडेंट बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। आप क्या कहते हैं कि रिपब्लिकन डे पे जिस तरह से फ्रेंच प्रेसिडेंट की शिरकत है, तो भारत के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये ताल्लुकात डेफ़िनेटली उनकी मईशत पर भी अच्छे असरात मुरतब करेगा। भारत कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं, ज़रा इसके ऊपर एनालिसिस दीजिएगा अपना। देखिए शाज़िया, इस पे मैं बताना चाहूँगा, ख़ासकर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन वहाँ पहुँचे उनकी रिपब्लिक डे पे और बहुत बड़ा एक शो किया गया, ख़ासकर जहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ का इज़हार किया। इस पे मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि उसका नाम उन्होंने जो रखा है वो वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने उसको नारी शक्ति का नाम दिया था और उसमें तकरीबन एक दस्ता जिसमें सारी खवातीन नेवी से, आर्मी से, एयरफोर्स से, एक तो वो दस्ता था, फिर उसके बाद 250 के करीब खवातीन ने मोटरसाइकिल के ऊपर आके अपना शो दिखाया। अब वो नारी शक्ति जो है, जिसको वुमेन एम्पावरमेंट कहा जा सकता है, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी मूव थी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो 51% से ज्यादा पॉपुलेशन को हमने पर्दों में डाल के छुपा रखा है और उनसे हम काम नहीं ले रहे। बांग्लादेश की तरक्की का सीक्रेट यही था कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए डॉक्टर यूनुस ने खवातीन को छोटे कर्जे दिए, फिर उसके बाद उन्होंने स्वेट शॉप्स बनाई, काटन का सिलाई का काम किया और आज काटन में बांग्लादेश बहुत आगे है। एक तो ये बात बताने वाली थी। दूसरा, जी। मैं ये बताना चाहूंगा, इस रिपब्लिक डे के ऊपर पहली इनविटेशन जो बाइडेन साहब को आई थी, लेकिन एक दो वजूहात, एक तो उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी, दूसरा इस वक्त अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप जो है वो कुछ फासलों पर है, एक दूसरे से दूर हैं। इस वजह से फ्रेंच प्रेसिडेंट वहां पे आए, इमैनुअल मैक्रॉन, लेकिन मेरे ख्याल में वो भारत के लिए ज्यादा बेहतर रहे। उसकी वजह यह है कि वो 6 एटमी रिएक्टर जो है वो भारत को देने के लिए वहां पे वो तैयार हैं। और दूसरा, अगर देखा जाए तो वो मजीद तैयारे भी लेने की बात हो रही है। उसके बाद वहां पे जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो बना रहे हैं उनमें भी तादाद बढ़ाने की बात हो रही है और खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के हवाले से भी बात की जा रही है। एक हुँ। ये यहाँ पे ये भी बात देखने वाली होगी कि एयरबस जो कि एक फ्रेंच प्रोडक्ट है वो भी भारत जा रहे हैं और बोइंग ने तकरीबन 45 एकड़ के ऊपर अपना अमेरिका से बाहर एक सबसे बड़ा कैंपस बना दिया है। तो इसमें भारत के लिए विन विन सिचुएशन है कि एयरबस भी जा रही है, फ्रेंच जो जहाज बनाते हैं, और वहां पे बोइंग भी जा रहा है। और फ्यूचर के हुँ। अंदर क्योंकि भारत की तवज्जो अफ्रीका में और असला मैन्युफैक्चर करके अफ्रीका और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को बेचने का प्रोग्राम है उनका, मैं समझता हूं कि उनके लिए एक अच्छा मौका है। इसके बाद जो इस पे मजीद मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन हैं उनको जयपुर लेके ले जाया गया, वहां पे एक रोड शो किया गया, वहां पे उन्हें हवा महल है एक, जिसका नाम ही हवा महल है, उसके पास एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट है, वहां पे मोदी साहब उनको लेकर गए, वहां पे उन्होंने राम मंदिर का मॉडल उनको लेकर दिया। जो इंटरेस्टिंग बात मैंशन करना चाह रहा हूं कि जब उसकी पेमेंट का वक्त आया तो वहां उन्होंने यूपीआई, जो कि भारत का एक पेमेंट मैनेजमेंट का एक उनका नेटवर्क है, जी। उसको उन्होंने कहा है कि फ्रेंच लेरा पे के साथ उसको अटैच किया जाए, ये बात की गई। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो 25 साल छोटे हैं मोदी साहब से। अब रिलेशनशिप जो है इस वक्त फ्रांस के उनमें अगर देखा जाए तो बहुत पुराना रिलेशनशिप है। उस हवाले से 1900 सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा जब उन्होंने बहुत अरसा पहले मिराज तैयारे जो थे वो 60s में दिए भारत को। उसके बाद 1982 के अंदर जब अमेरिका से उन्होंने एटमी रिएक्टर के लिए फ्यूल लेना था तो अमेरिका उससे बैकआउट कर गया था, तो उसको फ्रांस ने न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो सप्लाई किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त फ्रांस और भारत के दरमियान मुश्तरक चीजें ये हैं कि वो अमेरिका के साथ हैं भी और नहीं भी, यही हाल है। फ्रांस जो है वो अमेरिका की अंधी तकलीद नहीं करता,
और बिल्कुल इसी तरीके से भारत भी है जो वो अमेरिका की अंधी तकलीद नहीं करते। जिस तरह यूके है इस तरह नहीं है। भारत का इस वक्त मैं जो बताना चाहूंगा उसको उन्होंने नाम दे रखा है स्ट्रेटेजिक अनाटमी, कि अपनी खुद मुख्तारी। लेकिन खुद मुख्तारी तभी होती है जब आपके पास मुआशी वसाइल मौजूद हो। इस वक्त भारत के 600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एसेट्स मौजूद हैं उनके। तरक्कियों में है, इकानमी 7.7-7.8% पे जा रही है। और इस वक्त फ्रांस जो है वो अमेरिका को सबसे बड़ा उनका आर्म्स उनको प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद जो मजीद इस पे हम आगे अगले अगले इस पे स्टेप पे जाते हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन किया था। जी, आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीन में नस्लकुशी के केस को सुनने का फ़ैसला किया है। हालाँकि उसके ऊपर इसराइल की तरफ से शायद कहा गया था कि इस केस को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अब जो है आलमी अदालत इंसाफ में ये केस सुना जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इस केस को सुनने के बाद आलमी अदालत इंसाफ कोई ऐसा फ़ैसला कर पाएगी जिससे फ़लस्तीनी अवाम को अमन नसीब होगा और वो भी बाकी ममालिक में बसने वाले लोगों की तरह कुछ अमन की ज़िंदगी गुज़ार पाएँगे? सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार यह करूंगा कि इस वक्त मुसलमान मारे जा रहे हैं। तकरीबन 26-27 हजार मुसलमान मारे जा चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो केस है वो साउथ अमेरिका ने पेश किया, जो कि क्रिश्चियन कंट्री है। मुसलमान मुल्कों को क्या प्रॉब्लम था वहां जाने से? लेकिन ये हुँ। अलमियात है कि इस वक्त मुसलमान ममालिक अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर बटे हुए हैं। और उनकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं उनकी। और उसकी वजह भी यही है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए ग्रुपों में है। ईरान ने अगले दिन हमला किया। पिछले दिनों में तीन ममालिक कंट्रीज के ऊपर हमला किया था, जिसमें सीरिया था, जिसमें इराक था और पाकिस्तान था। तो 4 कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे हैं, अपने अपने ग्रुपों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अफसोस की बात है। लेकिन ये कि और यही हालत तकरीबन हर दूसरे इस्लामिक कंट्री की है। अफसोस के साथ है कि 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनका एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट कर सके। मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट तो खैर खिलाफत उस्मानिया के साथ ही खत्म हो गया था, टर्किश ऑटोमन एम्पायर के साथ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के साथ फैसले कर रहे हैं। ये एक अफसोसनाक बात है। देखा जाए तो हर वक्त कोई ना कोई इस्लामिक कंट्री के अंदर मुसलमान कोई बेचारे ना कोई यहाँ डिस्प्यूट चलता रहता मर है। रहे होते हैं, चाहे वो लिबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो। बस एक दूसरे की जान के पीछे हैं, लेकिन उसके पीछे रिप्रेजेंट दूसरी ताकतें होती हैं, जिसमें ईरान के पीछे इस वक्त रशिया है। पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो अमेरिका है। और यही हालात दूसरे इस्लामिक कंट्रीज के हैं। हुँ, हुँ। सऊदी अरेबिया का इस वक्त को पता नहीं चल रहा, वो 2 किश्तियों में सवार हैं, चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं। और पिछले दिनों आप देखा होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन भी जो है उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा किया। लेकिन इसमें तकरीबन 26-27 हजार फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। कल सितम जरीफी परसों 2-3 दिन से चल रहा है कि वहां पे जो एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी थी जो फलस्तीनियों के लिए मदद करती थी, उसके ऊपर एलिगेशंस आई हैं कि उनके कुछ कारकुन जो थे वो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। तो उसमें सबसे पहला काम यह किया गया है कि अमेरिका बहादुर ने और साथ ही दूसरे कई इस्लामिक कंट्रीज ने और यूरोपियन कंट्रीज ने उनकी इमदाद बंद कर दी है। इस वक्त अगर देखा हुँ। जाए तो सबसे बड़ा मसला है गाजा के फ्यूचर का। इस्लामिक कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, मैं ये पूरा बता नहीं सका, मैं बताना चाहूंगा। इस्लामिक जी। कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको को सुनने के लिए अप्रूवल दी है। और जेनिसाइड से 6 पॉइंट उन्होंने पेश किए हैं। इन 6 पॉइंट्स पे इसराइल को काम करना चाहिए, लेकिन 1 महीने की उन्हें इजाजत भी दे दी है कि वो 1 महीने के अंदर चाहे जितने मर्जी फलस्तीनियों को मार लें, जो मर्जी कर लें। 1 महीने का टाइम दिया है। ये भी एक ज्यादती की गई है। सारी दुनिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सीज फायर का फैसला सुनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसका फैसला नहीं सुनाया। ये भी ज्यादती है। लेकिन सितम जरीफी यही है क्योंकि इस वक्त इस्लामिक दुनिया जो है वो मुतहद नहीं है। डॉलर और पाउंड्स की जो है वो प्रस्तिश जारी है। जिस तरह माजी के अंदर होता रहा है, उसी तरह आज भी कर रहे हैं। मैं बल्कि उस पर मजीद आगे जाने से पहले, जब मैं सऊदी अरेबिया जी। की बात हो रही थी, तो शाजिया मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जो कि मैं सऊदी अरेबिया के हवाले से है, जो कि कई लोगों को नहीं पता। सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाज के अंदर, उन्होंने शराब की दुकान खोलने का फैसला कर लिया है।
बहुत मेरे बड़े लेवल पे। जी, बहुत शाज़िया, मैं समझता था, मैं सारी ज़िंदगी ये समझता रहा हूँ कि शायद इस्लाम के अंदर शराब की ममानियत है, इस वजह से सऊदी अरेबिया के अंदर शराब नहीं बेची जाती, लेकिन ये हकीकत में कुछ और था और मुझे ये जान के बहुत सख्त अफ़सोस हुआ कि इसके पीछे इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक मज़हबी इसके पीछे वजह नहीं थी। वजह क्या थी? 16 नवंबर 1951 में बरतानिया के एक सफ़ीर सिरिल उस्मान उनका नाम था। वो पहले वहाँ पे काम करते रहे, बाद में उनको बरतानिया का वहाँ एम्बेसडर बना दिया गया। उनके घर में दावत थी। शाह अब्दुल अज़ीज़ इब्न अब्दुर्रहमान अल सऊद के 19 साल के एक लड़का था, मिशरी बिन अब्दुल अज़ीज़ उसका नाम था। वो शराब के नशे में धुत हुआ वहाँ पे, और जब ब्रिटिश एम्बेसडर ने देखा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसको उन्होंने शराब देनी बंद कर दी, जिसपे उसने झगड़ा किया कि मुझे शराब मजीद पीने के लिए दी जाए। जब नहीं दी गई तो वो अपने घर गया, पिस्तौल ला के उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसडर का कत्ल कर दिया। आपने देखा होगा कि हर जुमे वाले दिन वहां पे एक ड्रामा किया जाता है, जहां गरीब ममालिक के लोगों को नशों की, लड़ाइयों झगड़ों की वजह से उनके सर कलम किए जाते हैं, हाथ काटे जाते हैं, लेकिन सिर्फ गरीब लोगों के। वहां पे किसी शाही खानदान जो उनको खुली इजाजत है, जो मर्जी करे वो। इसी रेफरेंस के साथ वो जो मिशरी बिन अब्दुल अजीज था, उसके ऊपर केस चला। उसको फांसी देने की बजाय, उसका सर कलम करने की बजाय उसको उम्र कैद की सजा दी गई और बाद में उसको रिहा कर दिया गया। इस वजह से शाह अब्दुल अजीज इब्ने अब्दुल रहमान अल सऊद ने शराब पे पाबंदी लगाई। इसके पीछे मजहबी वजह नहीं थी, जो मुझे अफसोस हुआ है। आज जी। एक और खबर सऊदी अरेबिया की तरफ से गर्दिश कर रही है कि रमजान के बारे में उन्होंने एक सख्त पॉलिसी का ऐलान किया है कि किस तरीके से अब मजहब से हटते जाएं पीछे। मोहम्मद बिन सुलमान साहब का प्रोग्राम है कि ऑयल के बाद, क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा कि वेस्ट जो है वो फॉसल फ्यूल से पीछे हटता जा रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे वो ज्यादा इंसार करना चाहते हैं। तो मोहम्मद बिन सुलमान साहब चाहते हैं, उन्होंने पहले कई दफा इस चीज का कहा है कि हम दुबई का नंबर काटेंगे। तो आपको पता ही है दुबई के अंदर क्या होता है। आ, आ, दिन के वक्त कुछ और होता है, रात के वक्त कुछ और होता है। तो अब नाउज बिल्ला हरमैन शरीफैन सऊदी अरेबिया, जहां हमारे जैसे लोग मजहबी सुकून, ज़हनी सुकून के लिए जाते हैं, अब वो भी शराब खानों की और बॉलीवुड की नजर हो जाएगा। ये मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त पैसा जो है और इंटरेस्ट जो होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो सबको प्यारा है। इस वक्त इस्लाम का जोर है सबसे ज्यादा, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। दूसरे ममालिक अपनी मर्जी से चल रहे हैं। पाकिस्तान की भी ये एक ट्रेजेडी, इसमें से ट्रेजेडी है कि आपको मजहब भी चाहिए, तो आपको खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए जो 6ठी सदी थी। आप इज्तिमा और इज्तिहाद की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते। आप अपने मजहब को वक्त के साथ साइंस टेक्नोलॉजी के साथ वसत नहीं देना चाहते। आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी जब पाकिस्तान जाते हैं तो वो रियासत मदीना और अमर बिन मारूफ की तरफ चले जाते हैं। यही ज्यादती है। आपने असली इस्लाम को जो है वो डब्बे में बंद करके रख दिया है। आप तालीम और साइंस से नाराज हैं और यही वजह है कि आज आप सारी दुनिया से पीछे हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, इससे पहले कि हम अगले सवाल पर जाएं। 200 अगले दिन मेरी नजर से गुजरा है कि सबसे ज्यादा इस वक्त जहाज कौन खरीद रहा है, तो इंडिगो एयरलाइन भारत की है जो 200 जहाज खरीद रही है। उसके बरअक्स मेरे वतन अजीज की एयरलाइन के साथ क्या हो रहा है कि पिछले हफ्ते भी एक एयर होस्टेस और एक स्टीवर्ड कनाडा आए हैं फ्लाइट पे और भाग गए हैं वहां से। इस वक्त तकरीबन 6-7 आपके एयर होस्टेस और एयर स्टीवर्ड कनाडा में भाग चुके हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट आपकी एयरलाइन को बंद करने के बारे में सोच रही है। ये मेरे वतन अजीज की हालत है। साजिद साहब, मेरा अगला क्वेश्चन होगा मशरिक़ वस्ता के हवाले से। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी शहरी के कत्ल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कल का वाकया हुआ है जो जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर के ऊपर ड्रोन के साथ हमला किया गया है और उसमें 3 अमेरिकन शहरी जो हैं वो मर्डर हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं और तकरीबन 30 और 34 के करीब मुख्तलिफ खबरें हैं। कुछ 30 कहते हैं, कुछ 34 कहते हैं जो जख्मी हैं। ये एक वाकया हुआ है, बड़ा दर्दनाक वाकया है। इसके पीछे अमेरिका ने फौरन स्टेटमेंट दी है कि ये ईरानी सपोर्ट, ईरानी जो किसी ग्रुप की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। उनकी प्रॉक्सी जो है वो अमल कर रही है। यहाँ पे बताना जरूरी होगा 159 अटैक्स हो चुके हैं बाइडन साहब के वाच पर ऑन अमेरिकन एसेट्स में, जिसमें सीरिया शामिल है, इराक शामिल है, ये सारे जॉर्डन, ये सारी जगह शामिल है। अब इसमें जो अगली बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त हो क्या रहा है।
इस वक्त जो रिपब्लिकन सेनेटर और कांग्रेसमैन है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाए या फिर इसका सख्त जवाब दिया जाए, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी देख रहे हैं कि अमेरिका इसको रिटेलिएट किस तरह करता है। और यहाँ पे मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस वक्त बाइडन साहब नहीं है, ओबामा साहब चला रहे हैं। ओबामा साहब को पिछले जो उनके 8 साल थे, कंट्री तो आज भी वही चला रहे हैं, लेकिन अपने 8 साल के दौरान सीरिया में और कई जगहों के ऊपर जो प्रेसिडेंट पुतिन रशियन है उनको चेक कर चुके हैं। वो हमेशा रेड लाइन ड्रा करते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई दिलेराना फैसला नहीं किया। उनका अपना दौर जो है उसको अपोलोजेटिक दौर समझा जाता था। वो जहां जाते थे अपनी तकरीर माफी से शुरू करते थे। तो आज देखें कि अब अमेरिका क्या करता है, रिटेलिएट करता है या नहीं करता। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इंतहाई वीक है और उसका डिक्लाइन शुरू है जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है। उसके बाद एक बहुत बड़ी जो बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जॉर्डन के अंदर हुआ है, इराक की गवर्नमेंट ने पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर, इस वक्त सिर्फ 2500 फौजी इराक में मौजूद हैं, उनके बारे में इराक की गवर्नमेंट ने उनको वहां से निकलने का लेटर लिख दिया है, उनको निकलने के लिए कह दिया गया है। ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के हालात हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इस पे एक यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त चाइना के ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है कि हमास को असला जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखें इस वक्त क्या होता है, दुनिया के हालात जो है तब्दील होते नजर आ रहे हैं। खिते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर रीग्रुपिंग हो रही है। भारत जो कि अमेरिका समझता था कि ताइवान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी में, चाइना के मुकाबले में अमेरिकन इंटरेस्ट को भारत प्रोटेक्ट करेगा, वो अपना डिस्टेंस देते जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब पहले मॉस्को गए, उसके बाद ईरान गए। वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बचाना चाहते हैं। ईरान से उन्होंने कहा है कि हूथियों को कहा जाए कि भारत के जहाजों को ना छेड़ा जाए, क्योंकि उस नहर सुएज से 40% जो तेल निकल, अमेरिका पूरे भारत का तेल जो है उसमें से 40% तेल जो है उस एरिया से निकल के आता है। और दूसरा, इस वक्त तकरीबन 4 से 9 जो वॉरियर शिप्स हैं इंडिया के, वो अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ तेल आता है बल्कि भारत से चावल और दूसरी चीजें बाहर जाती हैं, और जिस तरह के एक नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी महंगाई को, इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काश मेरे वतन अजीज के लिए भी कोई इस तरह के फैसले करने वाला होता। साजिद साहब, एक और क्विक क्वेश्चन पूछूंगी पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से। आज हमने पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की, तो पाकिस्तानी इलेक्शंस ऑलमोस्ट 8 फरवरी का जो दिया गया है अल्टीमेटम, आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम है कि मेरे वकला को अदालत में नहीं आने दिया जाता, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती। अडयाला जेल में आपके नोटिस में है कि वो वहाँ पर ओपन ट्रायल चल रहा है। तो इसके साथ-साथ ये भी कहा गया है कि मीडिया के लोगों को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती है, और उनको सरकारी वकील फराहम किया गया कि सरकारी वकील जो है वो उनका केस शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब का जो केस है वो सरकारी वकील पेश करें। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ात उठाए कि ये सरकार के वकील हैं, ये हमारा केस नहीं आगे परसू कर सकते हैं, हमें अपने ही वकला के साथ केस को आगे चलाना है। और जितने केसेस हैं, मुझे ये भी नहीं पता चलता है कि कौन से केस की इस वक्त हेयरिंग चल रही है। इतने केसेस मुझ पे बना दिए गए हैं कि मुझे केसेस का भी नहीं पता होता। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? शाज़िया, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जब आपने सारे टिकट अपने वकला को दे दिए हैं, जाहिर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर ये आपने खुद गलत फैसला किया है, केसेस ने आगे मूव ऑन होना था, और आपको सारे इतराज। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि खान साहब की सिस्टर ने बाहर निकल के अगले दिन प्रेस के सामने बताया है कि खान साहब को फांसी दे दी जाएगी। इस तरह के उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अदालत के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फाइल उठा के फेंकी है, और इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। लेकिन खान साहब डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जेल के अंदर से कर रहे हैं, हर बात बाहर निकल रही है। उन्होंने अगले दिन खुद फरमाया है कि 80% फौज मेरे साथ है और मैं जेल से वजीर आजम बन के बाहर निकलूंगा। वो जेल से बैठ के टिकटों के फैसले कर रहे हैं, आप कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो सारा कुछ उनको, सारी आसाइश हासिल है। उन्होंने जेल से बैठ के एक फॉरेन जरीदे को, इकोनॉमिस्ट को, पूरा आर्टिकल एक लिख दिया है। हर कुछ हो रहा है, बल्कि मैं इसको जेल तो नहीं मानूंगा, ये रेस्ट हाउस है। लेकिन इनको, आपको पता होना चाहिए कि जब खुद अपने दौर के अंदर इन्होंने दूसरे लोगों के साथ क्या किया था। मुझे यहां तक किसी ने बताया था
कि किसी को दो सराहने दे दिए जाते थे तो खान साहब इसको कहते थे कि इससे सराहना ले लिया जाए। वीडियो खुद दिखाई जाती थी, खान साहब अपने मुखालफिन को के बारे में एफआईए को और पुलिस को कहते थे इनको मार के इनकी वीडियो बना के मुझे भेजी जाए। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह जो कि एक वकील हैं, उनके ऊपर हीरोइन का केस किया गया, ख्वाजा साहब को जेल में रखा गया, हनीफ अब्बासी के साथ क्या नहीं हुआ। तो पूरी ऑपोजिशन एक किस्म की उस वक़्त तो जेलों में थी, कोई भी बाहर सारा नहीं था कुछ उस यही वक़्त। हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि सियासतदान पाकिस्तान के ना अक्लमंद हैं, ना थे, ना होंगे, ना फ्यूचर में। 2018 में जिस तरह ये आए थे उसी तरह 2020 में आज मियां साहब आ रहे हैं। कोई बेहतरी होने की कोई इसमें फ्यूचर नजर नहीं साहिर आ साहब रहा। मैं मियाँ यहाँ साहब आ रहे हैं या बिलावल आ रहा है? क्योंकि नहीं बिलावल नहीं, कहा ये जा रहा है कि हुकूमत बिलावल की बनेगी नहीं और आप कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, तो ये नून कुछ लीग से समझ होंगे, नहीं आ रहा। नहीं नून लीग से होंगे वजीर आजम, लेकिन सदर साहब के बारे में आसफ जरदारी साहब का नाम आगे आ रहा है। ये भी इस्टेब्लिशमेंट का अपना प्लान है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर आज मेंशन करना चाहूंगा कि दोनों पार्टियों ने अपना मैंडेट दिया है। बिलखसूस मैं उसमें इंटरेस्टेड था। मियाँ साहब ने जब मंशूर अपनी पार्टी का दिया तो मैं उस दिन बड़े इश्तियाक के साथ ये देखने की कोशिश करता रहा कि शायद इसमें मेरे वतन अजीज के लिए कोई अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उसके हालात क्या थे। वहां पे जी। सारे जर्नलिस्टों को बुलाया गया, लेकिन उनके सामने मंशूर नहीं उनको दिया गया। वो व्हाट्सएप के जरिए उन्हें भेजा गया, वहां सिर्फ तकारीर हुई। अब मैंने वो उस मंशूर को बड़े गौर से पढ़ा है, जो कि मेरे ख्याल मियाँ साहब ने खुद नहीं पढ़ा होगा। वो सेनेटर सदीकी साहब ने लिखा है, तकरीबन 41 पेजेस का था। उसके अंदर ये तो बताया गया है कि दूध की नहरें होंगी, जब मैं जब आऊंगा दूध की नहरें चलेंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि दूध कहां से आएगा। दूध बकरी का होगा, भैंस का होगा, गाय का होगा, ये नहीं बताया। उसमें बिल्कुल ये 1 करोड़ लोगों को फिर वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि 1 करोड़ लोगों को जाबें दी जाएंगी। जब पूछा गया कि जाबें किस तरह देंगे, उन्होंने कहा जी प्राइवेट सेक्टर, हम कर्जे देंगे नौजवानों को 35 साल से जो नीचे होंगे, और जाबें वो क्रिएट करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 35 साल के एज के लोगों को जब कर्जे दिए जाएंगे, अनपढ़ लोगों को, तो वो जाबें किस तरह क्रिएट करेंगे? वो अपने नशे करेंगे, याशी करेंगे उससे। और वो नॉन लीग के वर्कर होंगे, जाहिर किसी दूसरे को कर्जा तो नहीं दिया जाएगा। मियाँ साहब ने फरमाया है कि मैं नैब को खत्म कर दूंगा, लेकिन ये नहीं बता पाए कि करप्शन को किस तरह खत्म करेंगे। खान मियाँ साहब ने एक भी ऐसी बात नहीं की जिससे बताया जा सके कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया इस वक्त कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। आज गौहर साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने एक अजीब सा एक घसमड़ मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आके कोई नया सिस्टम क्रिएट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट लोग खुद इलेक्ट किया करेंगे, जिस तरह के सदारती निज़ाम में होता है। जिस तरह हमारे मुर्शद पाक इमरान खान साहब पहले इजहार कर चुके हैं कि वो भी सदारती निज़ाम के हक में है। आज 76 साल के बाद भी आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आपको क्या सूट करता है, आपको क्या चाहिए। आप इस्लामिक स्टेट हैं कि आप सेकुलर स्टेट हैं? आप सदारती निज़ाम चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री निज़ाम चाहते हैं? आप हाइब्रिड निज़ाम चाहते हैं कि आप मार्शल लॉ चाहते हैं? आप हैं क्या? आप अरबों के रिश्तेदार बनते हैं, आप पठानों के रिश्तेदार बनते हैं, लेकिन आपको हकीकत में पता ही नहीं कि आप हैं कौन। आपको ना अपनी माजी का पता है, ना अपने हाल का पता है, ना मुस्तकबिल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, कल मैंने एक ट्वीट की है, बल्कि मैं शॉक था उस ट्वीट के ऊपर, कि एक 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 गवर्नमेंट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च स्कॉलर के लिए इश्तिहार दिया गया, जिसमें रिक्वायरमेंट थी मास्टर्स इन केमिस्ट्री प्लस एफिल। तनख्वाह क्या थी? 16,000 रुपया, जो कि $55 बनती है। तो कौम ऐसे तो जाके टर्की के पास समुद्रों में ऐसे ही तो नहीं डूब रहे ना, वो ऐसे तो नहीं भाग रहे, इसी तरह तो नहीं खुदकुशियां हो रही। क्योंकि उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे जो हैं, उनके लंच $55 डेली के करते होंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से आप तबाह हो रहे हैं। जिसके आप देखें अपने रूलिंग एलीट के खर्चे टोरंटो में, अमेरिका में और यूके के अंदर, उनकी ट्यूशन फीसें देखें आप। मैं ट्यूशन फीसों को छोड़ें, मैं शाक हूं कि मियाँ साहब एक जलसे में गए हैं, उन्होंने गुची की टोपी पहन रखी थी। किसी ने उसको जब चेक किया है तो उसकी 1.5 लाख रुपया कीमत थी। मैडम इस वक्त जा रही हैं, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा के जाती हैं, फर के कोट पहन के जाती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के जाते हैं। जो सामने खड़े वाले होते हैं उनकी महीने की इनकम 20-20 हजार रुपए, 20-20 हजार। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इनको यह भी नहीं पता कि कम आप एक गरीब लोगों के आप लीडर हैं। आप उस मुल्क के लीडर बनने की कोशिश करके हैं जिसका ना कोई मुस्तकबिल है, ना जिसके मुआशी हालात हैं। कर्ज, वाहिद कंट्री पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके कर्जों का सूद लेने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते हैं। और उनके जो फ्यूचर मुस्तकबिल के जो उनके वजीर आजम है, वो गुचियां और वो गुची और उस फर के जैकेटें पहन के जा रहे हैं।
और जो जिन गाड़ियों में जाते हैं वो जरा कभी आप देखें। पता नहीं किस तरह इनके ज़मीर ये गवारा कर पाते हैं कि गरीबों के साथ खड़े होकर उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाना। ये अक्लमंदी है क्या? मियाँ साहब ने अपनी 70 साल की एज में ये भी नहीं देखा कि आपको गुची की टोपी पहन के जाना चाहिए था। आपको 50-50 लाख की घड़ी पहन के जाना चाहिए। गरीब लोगों की जिनकी इनकम महीने की 20 से 25 हज़ार रुपए है। लेकिन फिर इसमें शायद इसी वजह से जब कहते हैं जिस तरह की कौम होगी उसी तरह के हुक्मरान तारी कर दिए जाएंगे। ये आपके मज़हब में लिखा गया और मैं इस पे बिलीव करता हूँ। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक़्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन अपना फ़ीडबैक हमें देना मत भूलिएगा फ़ेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। और इसके साथ ही मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अगले हफ़्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।